जैसे सरकारी दफ्तर में फाइल मूव होती है ना, वैसे है कांग्रेस पार्टी। राजनीति नैरेटिव की होती है, मैसेज की होती है। अगर आप ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएं कि नहीं ठीक है, ये वाकई में मुसलमानों के भले के लिए, जैसे आपने ट्रिपल तलाक में किया था, जब बीजेपी ये कहती है कि मुसलमानों का भला होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी सही में भी उनका भला करना चाहेगी ना, तो मुसलमान को इस बात का भरोसा नहीं हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी पे जो बार बार बीजेपी टैग लगाती है, वो कहती है कि मुसलमानों की पार्टी है, और अगर राहुल गांधी उस बिल के ऊपर बोलते तो फिर ये मैसेज आता कि देखो ये तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करके वो सत्ता में आ जाएंगे, तो ये मूर्खता है। तेजस्वी को नाराज नहीं करेंगे, ज्यादा स्पेस दे के पप्पू यादव को। खड़गे साहब तो ये चाहते थे कि वो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के हेड बन जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मना कर दिया। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि डीएमके की तरह, डीएमके में क्या होता है कि डीएमके में जिला अध्यक्ष जो होता है वो सीधा स्टालिन के टच में रहता है, और उसको और उसके परिवार को बाय नेम जानता है स्टालिन। आखिर जब संसद में वक्फ बिल पेश हो रहा था, तो आखिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी डीएमके के रास्ते पर क्यों चलना चाहते हैं? और क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस संगठन से दूर करने की कोशिश में है, या कोई अलग से जिम्मेदारी देने की कोशिश में है? वहीं अगर बिहार की बात करें तो कन्हैया कुमार को क्यों सलाह दे गए आदेश रावल, और कृष्णा अल्लाउरू पर क्या बोले? ये तमाम बातें होंगी आज के ऑफ कैमरा में आदेश रावल के साथ, और इसके साथ ही ये भी बात होगी कि आखिर भूपेश बघेल पर ईडी और सीबीआई इतनी मेहरबान क्यों है, पंजाब में क्या हो रहा है, इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आदेश रावल के साथ बातचीत से। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, वक्त बिल पास हो गया है। मनसा पे सवाल हम करेंगे आदेश सर से। बधाई हो आपको बहुत बहुत। बधाई किसको दे रहे हैं सर? सबको बधाई दे रहे हैं, देशवासियों को दे रहे हैं, विशेष रूप से जिनके लिए पास हुआ है। मैं तो आपको दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने संसद में क्यों नहीं भाषण दिया, वक्त बिल पर क्यों नहीं बात की? चीन पे दिया ना, उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन ले ली है, और हमारे जो विदेश सचिव हैं वो एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन अपनी नॉर्मलिटी, मतलब हम चाहते हैं कि चीज़ें सामान्य हों, लेकिन किस कोस्ट पे, ठीक है। और जो आपने सवाल पूछा कि वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बिल पे उन्होंने क्यों नहीं बोला, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पे जो बार बार बीजेपी टैग लगाती है, वो कहती है कि मुसलमानों की पार्टी है, और अगर राहुल गांधी उस बिल के ऊपर बोलते तो फिर ये मैसेज आता कि देखो ये तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, और अगर नहीं बोल रहे हैं तब लोग कह रहे हैं कि बात नहीं कर रहे हैं उनके बारे में। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन रहा होगा कांग्रेस पार्टी के भीतर का कि राहुल गांधी ना बोले उसके ऊपर, और जो बाकी नेता हैं वो सब उसके ऊपर बोले, क्योंकि पिछले लगभग 11 साल से कांग्रेस पार्टी इसी आरोप के साथ वो जिंदा है, ठीक है, कि ये पार्टी जो है वो मुसलमानों की पार्टी है। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजिक फैसला हुआ होगा इसके पीछे। लेकिन सवाल यही पूछ रहे हैं लोग कि आखिर अगर ये स्टैटिक फैसला है, तो आप जिस तरीके से कहते हैं कि आप संविधान की रक्षा के लिए हैं, आप अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो आप सिर्फ बैठ के सुनते हैं। हाँ, तो मैंने बताया ना आपको, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फैसला वो हो सकता है अपने हिसाब से वो करते हैं, और हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपना भला, अपना बुरा सोचने का अधिकार है। तो अगर उन्होंने ऐसा सोचा है, लेकिन जहाँ तक मैं राहुल गांधी को जानता हूँ या उनकी राजनीति को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि देखिए, जहाँ भी जिस भी समुदाय पे या जिस भी जाति पे कोई भी ऐसी आपत्ति आएगी, कोई अत्याचार होगा, तो मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगा। हाँ, ठीक है, वो हमेशा कहते हैं इस बात को। दिल्ली चुनाव में उन्होंने बात कही थी कि भैया मैं जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि अत्याचार हो रहा है, मैं आपको वहाँ खड़ा भी लूँगा। तो इस बात को अगर मैं डिकोड करने की कोशिश करूं और वक्फ बिल को देखूं, तो दोनों मैच नहीं होती। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मैं बात करूंगा, हाँ, वही। लेकिन इस बार वो इस बार वो बोले नहीं। तो इसके क्या कारण रहे हैं, ये मैं आपको क्यों ऐसा फैसला लिया गया, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो क्योंकि आज ही बिल पास हुआ है, कल लोकसभा में हुआ था, राज्यसभा में हुआ है। क्योंकि जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई,
तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसका पता लगाएंगे और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। निश्चित तौर से। लेकिन इससे पहले हम एक सवाल ये है, आप चूँकि राजनीति कवर करते हैं, कल्चर कवर करते हैं, तो सवाल मेरा ये है कि आखिर सरकार जो वक्फ बिल लेके आई है, जो ये कह रही है कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा, सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि विपक्ष भी ये सवाल कर रहा है। देखिए, जब बीजेपी ये कहती है कि मुसलमानों का भला होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी सही में भी उनका भला करना चाहेगी ना, तो मुसलमान को इस बात का भरोसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके उसके पीछे कारण बताता हूँ आपको। जब चुनाव आते हैं तो आप कहते हो कि 80-20 बटोगे तो कटोगे, एक है तो नेक है, कपड़ों से पहचान लिए जाओगे, ठीक है, और मंगलसूत्र छीन लेंगे, ठीक है। तो और बीजेपी का एक भी सांसद राज्यसभा में या लोकसभा में मुस्लिम नहीं है। हाँ, आपने किसी भी मुसलमान को टिकट तक नहीं दिया, बल्कि जो आपकी पार्टी में थे आपने उनको, मुख्तार अब्बास नकवी, हाँ, मुझे लगता है कि वो आखिरी सांसद थे। शहनवाज हुसैन, नहीं, शाहनवाज हुसैन तो पहले थे, हाँ, नकवी थे बाद में, नकवी साहब लेटेस्ट थे, अल्पसंख्यक मिनिस्टर भी थे। लेकिन वो उनके एग्जिट के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान नेता या कोई सांसद बीजेपी के भीतर है। तो जब बीजेपी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है और जब वो ये कहती है कि हम इस वक्फ बिल के से मुसलमानों का भला चाहते हैं, तो फिर मंशा पे सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल। लेकिन अब सौगाते मोदी आया था ना। इमरान मसूद ने कहा भी, हाँ, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमें सौगात एजुकेशन दे दीजिए, हमें सौगात मोहब्बत दे दीजिए। तो जब इतना ज़्यादा ध्रुवीकरण है, देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, जब मैं ये बार बार ही कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान, गरीब मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसंद कौन सा, पासमानदा मुसलमान, मुझे लगता है इस वक्फ बिल से, इस कानून बनने के बाद ना, मुस्लिमों के अंदर भी ध्रुवीकरण होगा। हाँ, बीजेपी ने बड़े स्ट्रैटेजिकली ये बिल लेके आई है वो, और मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी बांट देगी। अब जैसे हरियाणा में क्या किया इन्होंने, हरियाणा में नहीं, दलितों को बांटा। ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें दलितों में 2 सेगमेंट हो गए, जबकि दलित पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को वोट किया था लोकसभा चुनाव में, और हरियाणा में वो 2 सेगमेंट में बट गया। तो मुझे, जब मैं इनकी मंशा को समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि मुसलमानों में भी ध्रुवीकरण होगा, चाहे वो गरीब और अमीर के बीच में हो, या पसमंदा या दूसरे बोरा के बीच में हो, अंसारी के बीच में हो, यानी उसमें जो ओबीसी मुसलमान है, उसमें जो फॉरवर्ड मुसलमान है, उसमें भी कैटेगरीज है, ठीक है, उसमें भी निचले कास्ट के, अपर कास्ट के, बेसिकली क्या होगा, उसमें बंटवारा हो जाएगा। और अगर 5%, 10%, 1% से लेकर कहाँ तक भी तोड़ने में कामयाब हुए, तो वो तो वोट ऐड ही होगा ना। यानी अगर आपने, मैं ये कहता हूँ कि आपने 1% मुसलमान तोड़ लिया, तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। तो जब बीजेपी ये कह रही है कि उनका भला करना चाहते हैं, ये जो भला है ना, इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक है ना। अच्छा, लोग ये बहुत अनुमान लगा रहे हैं कि इससे बिहार के इलेक्शन पर नीतीश कुमार पे क्या असर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन किया है और कहा जाता है कि 100% में से 40% तो मिनिमम जेडीयू के पास वोट मुसलमानों का जाता ही जाता है। लेकिन अगर वो समर्थन किए हैं तो बिहार के चुनाव में जेडीयू पे क्या असर होगा इसका? नहीं, सिर्फ जेडीयू पे नहीं, चिराग पासवान पे भी, हाँ, दोनों पे। उपेंद्र कुशवाहा भी है। 3 जो बड़े लाई हैं, जिसमें से 2 बिहार से हैं। उपेंद्र कुशवाहा पे इतना नहीं होगा, कुशवाहा ओबीसी वोट बैंक है उनका अपना, वो कुशवाहाओं की राजनीति करते हैं। तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान। नायडू साहब पे अभी होगा नहीं, क्योंकि चुनाव खत्म हुआ है, ठीक है, तो अब बचा कौन, पासवान और नीतीश कुमार। तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो अमेंडमेंट्स सुझाए थे सरकार को, वो उसमें शामिल कर लिए गए, ठीक है, मान लीजिए शामिल भी कर लिए। लेकिन एक सेंस ये जारी है समाज में, और खासतौर मुस्लिम समुदाय के बीच में, कि ये उनके विरुद्ध है, आप उनकी शक्तियां उनसे छीन रहे हो। एक देखिए, पता क्या होता है, राजनीति नैरेटिव की होती है, मैसेज की होती है। अगर आप ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएं कि नहीं ठीक है, ये वाकई में मुसलमानों के भले के लिए, जैसे आपने ट्रिपल तलाक में किया था, आपने कहा कि इससे महिलाओं का भला होगा। अब कितना भला हुआ कितना नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई नापने का पैरामीटर नहीं है। लेकिन ये जो बिल है, मुझे लगता है कि इसका नुकसान नीतीश कुमार को और खासतौर पर चिराग पासवान को चुनाव में हो सकता है, क्योंकि इसका एक सेंटिमेंट जो है वो आगे जा रहा है। और अगर इसमें आगे चल के अभी आने वाले समय में जैसे ये कानून बन जाएगा, अगर कुछ ऐसा हो गया कि इसने प्रोटेस्ट का रूप ले लिया, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार
के सामने और चिराग पासवान के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी विधानसभा चुनाव में। क्योंकि कई लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर लग रहा है कि उन्होंने समर्थन करके अगर वो किया है तो चुनाव में क्या होगा कि बीजेपी यही चाह रही थी कि कैसे कमतर और किया जाए ताकि वो हाई रहे। नहीं, अगर मुस्लिम वोट नीतीश कुमार से छिटकेगा तो वो लालू के पास जाएगा। हाँ, ठीक डेफिनेटली। है, और कांग्रेस के पास जाएगा। लेकिन ज्यादा कॉम्बिनेशन क्या है कि जो डेडली कॉम्बिनेशन है बिहार में तेजस्वी यादव के साथ, वो मुसलमान और यादव का है। अगर तेजस्वी यादव के अलावा जो छोटी जातियां ओबीसी हैं उनको तोड़ने में कामयाब होते हैं, सरकार उनकी बन जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार से अगर मुस्लिम वोट छिटकेगा तो वो भाजपा के पास तो जाएगा नहीं। तो लेकिन हिंदू पोलराइज्ड होगा। नहीं, अगर बीजेपी ये सोच रही है कि नीतीश कुमार को कमजोर करके वो सत्ता में आ जाएंगे तो ये मूर्खता है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये रही होगी। बीजेपी की स्ट्रैटेजी इसके पीछे लॉन्ग टर्म है। मैंने कहा ना कि मुस्लिमों का ध्रुवीकरण। देखिए पहले क्या होता था, पहले ऐसा कहते हैं, सभी कहते हैं कि कांग्रेस के राज में मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ। ठीक है, इस राज में क्या हो रहा है, इसमें हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है। राजनेता जो होता है ना वो अपने हिसाब से चीजें करता है। आप देखो, आप स्टेट वाइज उठा के देख लो, उत्तराखंड वाला मैं बताता हूँ आपको, पूरे देश में क्या है, हिंदू मुसलमान। जहाँ नहीं हो पाता, जैसे हरियाणा में मुसलमान की संख्या कम है, जाट गैर जाट बांट दिया। अब आप झारखंड आ जाओ, ट्राइबल गैर ट्राइबल। महाराष्ट्र आ जाओ, मराठा गैर मराठा। ठीक है, अब जरूरत क्या थी, जरूरत थी कि अब किस तरीके से मुसलमानों का ध्रुवीकरण हो, उनको कैसे तोड़े। तो बीजेपी की जो प्लानिंग होती है ना वो इतनी शॉर्ट टर्म नहीं होती, बहुत लंबी प्लानिंग करके चलते हैं। अब भले ही मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बोरा मुसलमानों के यहाँ कोई कार्यक्रम था जहाँ प्रधानमंत्री गए थे। पैसे वाले हैं वो, बहुत रिच मुसलमान है, बहुत रिच मुसलमान। तो उनके यहाँ प्रधानमंत्री गए थे। लेकिन फिर बाकियों कहते हैं कि तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, है ना। तो इसके पीछे प्योर राजनीति है और कुछ नहीं। उत्तराखंड में जैसा आपने कहा था कि मियाँ वाला को करके राम जी वाला कर दिया है, वो क्या है? वो बताता हूँ क्या है। देहरादून में एक जगह है मियाँ वाला। अब मुख्यमंत्री और उनके एडवाइजर्स को लगा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कि ये मियाँ वाला कैसे हो सकता है, तो इन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया राम जी वाला। ठीक है, तो पहाड़ में जब ये पता लगा लोगों की इन्होंने नाम चेंज, जबकि मियाँ वाला सबसे बड़े ठाकुरों का सरनेम है वहाँ, वो ठाकुर है सब पहाड़ में। तो उनको समझ नहीं आया, उसके पीछे वहाँ बवाल हो गया। तो ये बड़ा है। अब एडवाइजर कौन था ये अलग बात है। क्या होता है ना, जब अधिकारी सब चलाएंगे ना तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। वो मियाँ वाला ठाकुर को दूसरा मियाँ समझ बैठे। शब्दों के चले गए। तो हम चलते हैं बिहार पे। बिहार कांग्रेस में बड़ा हलचल मची है, बिहार में चुनाव है। पप्पू यादव को साइडलाइन किया जा रहा है क्या कांग्रेस की तरफ से? देखिए, यादव वोट तेजस्वी यादव के साथ है, यादवों के नेता है वो बिहार में। हाँ, डेफिनेटली। और पप्पू यादव की पार्टी को मर्ज किया गया था लोकसभा चुनाव से पहले। पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद है। अब अगर कांग्रेस पार्टी यादव को अध्यक्ष बनाती, सपोज करके देखो, सीनियर आदमी है, इफेक्टिव आदमी है, संघर्षशील आदमी है, ग्राउंड वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उससे आरजेडी, और उनका आरजेडी से भी बनता नहीं है अच्छा, खटपट रहती है तेजस्वी की, कभी जाते हैं कभी काफी कुछ गड़बड़ रहती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इनको साइडलाइन नहीं किया जा रहा है। दरअसल अगर आप कांग्रेस पार्टी में आए हो, शामिल हुए हो, आपको तुरंत अध्यक्ष बनाएंगे, ऐसा भी तो नहीं होता ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि संसदीय कमेटी की जो बैठक कोई बिहार वाला, वो हमको नहीं बुलाया। ऐसे तो आप बुलाते हैं हर जगह। नहीं, उसमें मुझे लगता है कि वो कैटेगरी बांटी होंगी उसमें। अच्छा। कि पूर्व अध्यक्ष होंगे, ये होंगे, एक क्राइटेरिया बन जाता है। क्योंकि बिहार के सबसे बड़े क्राइटेरिया के तहत उनको एक कमेटी की बैठक बुलाई होगी। अब क्योंकि वो नए पार्टी में आए हैं, सिर्फ सांसद हैं, उनके पास पद नहीं रहा पहले, पूर्व अध्यक्ष नहीं है, वो कारण हो सकता है, और कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। लेकिन तेजस्वी को नाराज नहीं करेंगे ज्यादा स्पेस दे के पप्पू यादव को आज की तारीख में, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली में आपने देखा कि कैसे इंडिया अलायंस यानी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी आमने सामने चुनाव लड़े और बीजेपी सरकार बन गई। हालांकि ये इसके पीछे मंशा थी कांग्रेस पार्टी की, हम ऐसा करेंगे, लेकिन बिहार में नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार आरजेडी जो है ना वो बहुत पुराना अलाई है यूपीए का।
और अरविंद केजरीवाल नहीं है। दूसरा क्या होता है, आरजेडी कहीं और जाके कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं करती, वोट नहीं काटती, जैसे अरविंद केजरीवाल करते हैं। हर जगह पहुंचे, जैसे गुजरात गए, गोवा गए, गोवा गए, पंजाब पंजाब गए, दिल्ली गए, हरियाणा गए, जहां जहां वो जाते हैं उनके हिस्से में कांग्रेस पार्टी का वोट आता है। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया कि नहीं, हम इस बार जो है चुनाव लड़ेंगे, खुद से लड़ेंगे, भले ही सरकार बीजेपी की आ जाए। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बिहार पे अप्लाई नहीं होती। यूपीए का हिस्सा है, वो बिहार से बाहर जाते नहीं इनके खिलाफ। ठीक है, और राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की भी अच्छी केमिस्ट्री है आपस में। केमिस्ट्री, हाँ, अच्छी है। तो क्या 7 अप्रैल को जब राहुल गांधी जा रहे हैं यात्रा में, तेजस्वी दिखेंगे आपको? नहीं, मुझे लगता है फिलहाल कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, इसमें क्यों जाएंगे? एक कोई जुटता ज्वाइंट दिखाने के लिए। नहीं, कोई ज्वाइंट रैली नहीं है, कोई ज्वाइंट कार्यक्रम नहीं है, मुझे नहीं लगता उसमें जाएंगे। और फिलहाल तो मुझे लगता है कि हो सकता है तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत नाराज हो इस बात से कि यात्रा चल रही है इनकी। हाँ, वही हम पूछ रहे थे। कफा हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनता था, वो एक बार हाजिरी लगाने के लिए लालू प्रसाद यादव के दर पे जरूर जाता था। लेकिन कृष्णा अलाउरू जब बने, जब ये बात उनसे पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो हम कांग्रेस अलग पार्टी है, आरजेडी अलग पार्टी है, हम दोनों मैदान में हैं, है ना। अभी तो चुनाव में टाइम है ना, तो क्या हो रहा है कि बार्गेन पावर बढ़ा रही है कांग्रेस पार्टी। पिछली बार 17 सीटें ले ली, लेकिन वो सारी सीटें वो थी जो कहीं कहीं टर्म से कांग्रेस कोई भी पार्टी जीत नहीं पाई थी, ना आरजेडी ना कांग्रेस। तो संख्या मैटर नहीं करती है, इतनी इफेक्टिव सीटें लो जो पार्टी जीत सकती है। आपने 40 सीट ली और आपने 20 भी जीत ली, तो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है 50% का। सीपीआईएम का हाँ, 19 में से 12-13 जीत गई थी, तो वो अच्छी सीट है। हाँ, वो गढ़ है सीपीआईएम का। तो इनको नंबर तो बढ़ा दिया, लेकिन सीटें खराब दे दी। तो मुझे लगता है उस चीज को बार्गेन करने के लिए और अपनी पोजीशन को और बेटर तरीके से अलाइज के सामने रखने के लिए यात्रा हो रही है, इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं है इसका। एक सवाल और पूछा जा रहा है कन्हैया कुमार को लेकर कि जिस तरह से कन्हैया कुमार बेगूसराय में 2019 में चुनाव लड़े, दिल्ली के लोग ज़्यादा दिखे, यात्रा में भी दिल्ली से लोग पहुंच रहे हैं, कितना इफेक्टिव होगी? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कन्हैया कुमार ने पहले चुनाव लड़ा बेगूसराय से, लेफ्ट के उम्मीदवार थे वो। फिर उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा दिल्ली से, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, यूथ कांग्रेस के इंचार्ज, एनएसयूआई के इंचार्ज, माफ कीजिएगा, एनएसयूआई के इंचार्ज, और अब वो बिहार की यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको क्लैरिटी लानी चाहिए कि उन्हें कहाँ की राजनीति करनी है, बिहार की करनी है, दिल्ली की करनी है। ठीक है, अगर आप कोई यात्रा निकाल रही तो आप फिर अपने आप को बेगूसराय तक सीमित कर लो कि मैं यहीं की राजनीति करूंगा और मेरा भविष्य जो है यहीं पे है। तो विजन में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह ये है कि युवाओं को पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। तो राजनीति में भी ऐसे ही होता है कि पहले आपका विजन क्लियर हो कि आपको करना क्या है। आपको राजनीति कहाँ की करनी है तो किस तरह की करनी है, विधानसभा की करनी है, लोकसभा की करनी है, मेयर बनना है, सरपंच बनना है, तो आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी उसमें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद कन्हैया की कुछ क्लैरिटी आएगी उनके विजन में। कृष्णा अलाउरू के बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत मैंने उनको एक प्रेडिक्शन किया था, हमने चलाया भी था, अपने दिखाया था दर्शकों को। जब वो बने थे तो मैंने ये कहा था कि ये अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाएंगे, हाँ, एक अध्यक्ष लाएंगे। ट्वीट नहीं किया था मैंने, अब कार्यक्रम में कहा था अपने, इसी कार्यक्रम में कहा था, और वही हुआ। उन्होंने उनको हटाया, राजेश कुमार को लेके आया। मैंने ये भी कहा था कि अध्यक्ष दलित होगा, और वो दलित ही हैं, राजेश। तो कृष्णा जो है वो मुझे लगता है कि डोमिनेटिंग नेता है। नहीं, पर्सनालिटी दिखती डोमिनेटिंग नहीं है। हाँ, वो दिखती नहीं है, पतले से वैसे। नहीं, फिर नहीं समझे। अच्छा, पर्सनालिटी अलग चीज है, राजनीतिक फैसलों में डोमिनेट करने एक अलग चीज है। वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप रहते हैं, पैंट शर्ट पहन के आपको देखेंगे, कोई कुर्ता उर्ता भी नहीं पहनते। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कृष्णा को बिहार देके उनका लिटमस टेस्ट है, कैसे वो अलाइज को साथ लेके आते हैं, कैसे वो टिकटें बांटते हैं। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष रहते तो नहीं, तो कृष्णा और उनके बीच जो है फिर वो टसल रहती कि कौन ज़्यादा टिकटें बांटेगा, कौन कैसे करेगा, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह भी बड़े पॉलिटिशियन है, रिसोर्सफुल है, सब पार्टियों में setting.com है। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको हटा दिया गया। और आपको एक खबर दे देता हूँ आज इसके पीछे। अखिलेश प्रसाद सिंह ये चाहते थे कि उन्हें हटाया जाए तो उन्हें पहले बता दें, वो रिजाइन कर देंगे, लेकिन ये मौका दिया नहीं गया उनको। कांग्रेस संगठन में बदलाव करना चाहती है
और तैयारी भी चल रही है उसकी, जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें किसी ने कहा दिया अभी भी कि- चल रही है मीटिंग? हाँ अभी भी चल रही है। नहीं, हाँ। अभी जब हम बात कर रहे हैं, अच्छा। अभी कांग्रेस के नए इंदिरा भवन में मीटिंग चल रही है अलग राज्यों की, वो भी जिलाध्यक्षों को लेके ही है। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे तो उसमें खबर ये आई, आपने एक ट्वीट किया कि उसी में एक महोदय ने कहा, महासचिव ने, कि आप जब जिला अध्यक्षों को बुला के केंद्रीय सीसी की मीटिंग ले रहे हैं तो आप पावर घटा रहे हैं। नहीं नहीं, वो पूरी कहानी क्या है? वो पूरी कहानी ये है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष के पास भी शक्तियां हों। यानी अगर जिला अध्यक्ष अपने जिले में विधायक की टिकट के लिए सिफारिश करेगा तो उसके पास पावर आएगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज चल रही है। बेसिकली क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की लास्ट बेलगावी कर्नाटका में एक वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। उसी दिन शाम को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। हाँ। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने ये कहा कि हम अगला एक साल, क्योंकि आप हर चुनाव हारते जा रहे हो, हम अपना एक साल डेडिकेटेड देंगे संगठन को। यानी 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक ये एक साल हम गांव कमेटी, जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी, मंडल कमेटी, जिला अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब पूरा संगठन तैयार करेंगे पूरा का पूरा। तो फिर केसी वेणुगोपाल ने एक सर्कुलर जारी किया जो सारे महासचिवों के पास गया कि आप अपने जिला अध्यक्षों की और संगठन की उसको पूरा रिवैम्प कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत राज्यों में संगठन नहीं है, और जिन राज्यों में है वो बहुत पुराना है। 20-20 साल से जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनमें काम करने की इच्छा नहीं बची, ना वो करना चाहते, और नए लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ जब जब वोटर को बूथ तक लेके जाना है, जो असली इम्तिहान है, वहाँ ये फेल हो जाते हैं। फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि हम इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे ताकि इलेक्शन मैनेजमेंट के जरिए हम अपने आप को ठीक कर सके, सुधार कर सके। उसमें बूथ कमेटी बनेगी और संगठन पूरा खड़ा हो जाएगा। तो सब कुछ हो नहीं रहा था। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि डीएमके की तरह, डीएमके में क्या होता है कि डीएमके में जिला अध्यक्ष जो होता है वो सीधा स्टालिन के टच में रहता है, और उसको और उसके परिवार को बाय नेम जानता है स्टालिन, और उसके जिले में किसको टिकट मिलेगा वो सिफारिश करेगा। तो अब कांग्रेस पार्टी इस नतीजे पे पहुंची है कि हमें जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, सपोज कर, मैं आपको उदाहरण देता हूँ मैं, कि जयपुर जिले की टिकटें बट रही हैं, मतलब चर्चा होनी इसके ऊपर चुनाव समिति की बैठक में, तो उनको बाहर रखेंगे बैठा के। जैसे ही जयपुर का जिले का बारी आएगी, जिला अध्यक्ष अंदर, आप बताओ आपकी क्या रिकमेंडेशन है? तो ये एक संगठन को मजबूत करने की कोशिश है। अब हुआ क्या, तो दो ऐसे महासचिव थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जिला अध्यक्ष को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लाएंगे तो उससे विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की शक्तियां कम हो जाएंगी। तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर कुछ शक्ति या कुछ पावर जिला अध्यक्ष को मिल जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि जो 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 टिकटें बांटता है, यानी प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधायक दल, झगड़ा वहीं तो होता है, वही बड़े बड़े नेता होते हैं, उन्हीं के लोग डेवलप होते हैं, उनको टिकटें मिलती हैं। तो वो ये एक नया पावर सिस्टम खड़ा करना चाह रहे हैं, वो 60 गांठ को तोड़ना है कि खाली इन दो के भरोसे नहीं। क्योंकि कई राज्यों में ऐसी ऐसी जानकारी है कि कई राज्यों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से मिल गए और बीजेपी कांग्रेस पार्टी वहाँ हार। राहुल गांधी ने कहा भी नहीं वहाँ नहीं, गुजरात वाले में वहाँ नहीं है, वहाँ तो जीते हुए स्टेट हार गए ना, कई राज्य हैं ऐसे। तो वो एक बड़ी समस्या है, उसको दूर करने के लिए और अभी 2 दिन का अधिवेशन बुलाया गया अहमदाबाद के अंदर। उसमें ये होगा कि ये जो प्रस्ताव है जिला अध्यक्ष को एम्पावर करने की जो बात हो रही है कि इसका प्रस्ताव पारित कर देंगे, इसका रेजोल्यूशन ले आएंगे, और क्योंकि अधिवेशन में ही सब चीजें होती हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अधिवेशन बुलाया जा रहा है। उदयपुर में भी किया था एक अधिवेशन इन्होंने, उदयपुर भी किया था, रायपुर भी किया था। नहीं क्या होता है ना, जब लोग इकट्ठे होते हैं, अब एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है, वो ड्राफ्ट करेंगे, बताएंगे, इनको पता सब होता है पहले से करना क्या है, उस वर्किंग कमेटी में क्या होना है वो पहले से तय है। लेकिन औपचारिकता तो होती है ना, बैठेंगे, चर्चा होगी, कोई कुछ बोलेगा, फिर जब अपना प्रस्ताव लिखेंगे देंगे वहाँ पे, उसको फिर पारित किया जाएगा। वर्किंग कमेटी सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है सरकारी तरीके से। हाँ जैसे सरकारी दफ्तर में फाइल मूव होती है ना, वैसे है कांग्रेस पार्टी। मतलब देखो 3 साल पहले 2022 में इन्होंने उदयपुर संकल्प लिया कि हम इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, 25 चल रहा है, आज तक नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ।
तो ये है राहुल गांधी का जिला अध्यक्ष को पावर देने का मॉडल, डीएमके मॉडल। ये डीएमके का लेकिन मॉडल इसमें एक प्रॉब्लम है, है। अगर यही बड़े नेता जिला अध्यक्ष बनाएंगे हाँ तो फिर तो उन्हीं के आदमी बन गए वो, बिल्कुल, चंपू। फिर वो भी वही नहीं रिकमेंड नहीं, वो क्या चंपू होंगे ना वो तो। हाँ बिल्कुल, हाँ स्टाम्प तो पेपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, राहुल गांधी को, खड़गे साहब को जिला अध्यक्ष अपॉइंट करने की प्रक्रिया पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो कैसे बनेंगे, अगर आप उनको एम्पावर करते हो तो। अगर स्टेट के नेता का आशीर्वाद से बनेगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा, फिर यही चलेगा, वो डाक के 3 बात होंगे। अब चलते हैं थोड़ा पंजाब चल लेते हैं। पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार कांग्रेस का था, कांग्रेस ने गंवा दिया। पंजाब में आजकल भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी हैं। ईडी सीबीआई बड़ा मेहरबान है। आपने कहा था कि चन्नी को महासचिव बना रहा था, उन्होंने कहा कि हम नहीं बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। क्या कहानी है वहाँ? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहा था। राहुल गांधी का एक स्टाइल है कि वो जब भी जिसको वो काम देते हैं ना तो पहले वो बुला के उनसे मीटिंग करते हैं। तो 6-7 लोग बुलाए गए थे, उसमें हरीश चौधरी, भूपेश बघेल, चन्नी साहब, मीनाक्षी नटराजन, वो लोग बाद में अपॉइंट भी हुए। तो चन्नी ने इसमें ये कहा कि सर आपने मुझे सीएम बनाया था पंजाब का, अभी 27 में वहाँ चुनाव है, तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं स्टेट में काम करूँ। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि मुझे अध्यक्ष बना दो, डायरेक्टली नहीं कहा। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब का अध्यक्ष चेंज होगा, क्योंकि वहाँ क्या है, जितने भी संगठन के पद हैं उन सब पे सारे नेता जटसिक है, कोई और है ही नहीं, ना हिंदू है ना, मतलब कोई नहीं है। तो उस चीज को बार बार लीडरशिप जो है वो देख रही है। अब भूपेश बघेल बने हैं क्योंकि उनके यहाँ कई बार ईडी सीबीआई जा चुकी है, तो जब वो अब पंजाब जाएंगे फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि उस पर फैसला होगा। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हरियाणा के अध्यक्ष दलित हैं, उड़ीसा के अध्यक्ष दलित हैं, बिहार के दलित हैं, ठीक है, क्या चौथा अध्यक्ष दलित बनेगा? ये एक पॉइंट है, लेकिन बन भी सकता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की जो आज की राजनीति है वो SC ST OBC की है, बिल्कुल, और वो नीली टी शर्ट भी पहनते हैं, बाबा साहब की बात भी करते हैं, संविधान भी दिखाते हैं, ठीक है ना, रेड वाला। और सफेद जिस दिन वो आप सपोज कर, मतलब आप देखेंगे पिछले विजुअल में देखना आप कि वो महाराष्ट्र गए थे, किसी दलित की अत्याचार हुआ था। हाँ, वो लड़के को लड़के के साथ, हाँ, उस दिन उन्होंने ब्लू टी शर्ट पहनी हुई, हाँ, ब्लू टी शर्ट पहनी थी। दिस इज हाउ यू डिकोड द पॉलिटिक्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो चौथा अध्यक्ष दलित बन जाए, लेकिन जब चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया था तो वो उसमें सफल नहीं हो पाए थे। कांग्रेस पार्टी बड़ी बुरी तरीके से हारी थी, क्योंकि ये जो राज्य है ना, पंजाब, हरियाणा, यहाँ की राजनीति बहुत अलग है। उत्तर प्रदेश ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ क्या इस बात को कांग्रेस पार्टी देखेगी कि भाई चन्नी साहब रिजल्ट नहीं दे पाए थे या उनको टाइम कम दिया था, ठीक है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मुख्यमंत्री थे, लेकिन बड़े कलाकार मुख्यमंत्री रहे हो, है ना, डेफिनेटली। तो अब ये देखना है कि क्या कांग्रेस पार्टी चौथा दलित अध्यक्ष बनाएगी। लास्ट सवाल है हमारा, लोगों ने पूछा कि स्पेशली रूप से पूछिएगा आदेश सर से, प्रियंका गांधी को क्या वायनाड तक सीमित कर दिया गया है या सीमित हो गई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहाँ कुछ है, क्योंकि महासचिव में भी अभी कहीं नहीं है, किसी प्रभार नहीं है किसी स्टेट का। उस पे अभी काम चल रहा है कि प्रियंका गांधी को क्या काम दे। अच्छा, खड़गे साहब जो हैं वो लगातार उनसे 2 मीटिंग वो कर चुके हैं, और खड़गे साहब तो ये चाहते थे कि वो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की हेड बन जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मना कर दिया। तो अब इस बात पे खड़गे साहब से उन्होंने समय मांगा है कि मुझे समय दीजिए कि मैं आपको सोच के बताती हूँ। और मुझे लगता है कि खड़गे साहब चाहते हैं कि उनका कोई रोल हो संगठन के अंदर, और खासतौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, क्योंकि जब वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी उसके बाद से उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है संगठन के अंदर, सिर्फ महासचिव है और वर्किंग कमेटी में है, बस। तो उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है जल्दी इस पर क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रियंका गांधी के पास संगठन में क्या काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू बातचीत करने।